नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। सियासत में खिचड़ी पकाने का मतलब होता है दूर की रणनीति पर मंथन। आज राहुल गांधी दलित किचन में खास डिश पर चर्चा को लेकर सुर्खियों में रहे। जी हां, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने चुनावी राज्य महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दलित किचन पर चर्चा की। से बड़ा संकेत माना जा रहा है। जिस राज्य में 10 से 12% की दलित आबादी हो, वहां इसे विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा संदेश माना जा रहा है। आज दिखाऊंगा इसकी पूरी खबर। इसके साथ ही होगी बात हरियाणा की, जहां कल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा की सीएम पद पर इशारों वाली दावेदारी फिर चर्चा में। साथ ही बात होगी मालदीव के राष्ट्रपति की मोदी कसम की और तेजस्वी यादव के बंगले की मिसिंग रिपोर्ट की भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात दलित किचन में सियासी खिचड़ी की। आखिर राहुल ने तीखी मिर्ची पर महाराष्ट्र में क्या चर्चा की और क्यों जातिगत भेदभाव के मुद्दे पर दो टूक बात की। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोग जानते नहीं हैं आपके खाने के बारे में, कैसे खाते हो, कैसे पकाते हो, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ज्यादा तीखा नहीं खाता। नहीं बिल्कुल नहीं। आपको आप तीखा खाते हैं? बहुत ज्यादा। जब तो सर आंख से कान से भाप न निकले ना, तब तक खाने का मजा नहीं आता। बात तीखेपन से शुरू हुई और वोट तक पहुंच गई। वो पार्टी खत्म हो गई अभी, तो हमारे पास एक ही पर्याय बचा था कि आपके पास आए। 10% दलित आबादी वाले महाराष्ट्र में राहुल गांधी जब दलित किचन के बारे में जानने कोल्हापुर के अजय तुकाराम संदे और अंजना तुकाराम संदे के घर पहुंचे तो यहाँ पूरी तैयारी हो चुकी थी। अब यहाँ पकाई जानी थी वो खास डिश जिसे दलित परिवारों में सदियों से खाया जाता रहा है और इसे दलित समाज से ही आने वाले मराठी लेखक शाहू पटोले ने किताब का रूप दिया है। राहुल ने शाहू पटोले की किताब दलित किचन ऑफ मराठवाड़ा से चर्चा की शुरुआत की और हरभन्याची भाजी और बैगन के साथ तुअर दाल के पकने तक दलितों की सामाजिक स्थिति के कई अध्याय को पलट डाला। ये आपने यहाँ लिखा है कि ये जो कल्चर है ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। नहीं करता है सर। मेरे बगल में कोई घर है अपर कास्ट का, उनको आज भी पता नहीं कि हम क्या खा रहे हैं। वो आपके घर नहीं आएंगे? घर आएंगे लेकिन खाएंगे नहीं, चाय भी नहीं पिएंगे। नहीं आज भी। और डायरेक्टली आपको कह देंगे या बहाना बनाएंगे? नहीं बहाना नहीं आएंगे। हमको पता है कि नहीं आएंगे, बात खत्म हो गई। राहुल की इस बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई और इसमें एक मुद्दा वोटिंग का भी था। शायद आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो बात अलग है। जैसे हमें कांग्रेस को भी वोट ही नहीं करते थे हम लोग। पिछले 4 इलेक्शंस तक हम नहीं वोटिंग करते थे, क्योंकि मेरा जो पूरा बेल्ट है वो शेतकरी कामगार पार्टी का था। हम किसी को वोट नहीं करते थे, कांग्रेस को तो नहीं, और बीजेपी तो कभी भी नहीं किया है, जिंदगी में नहीं करेंगे, वो बात अलग है। लेकिन पीडब्ल्यूजी को शेतकरी कामगार, वो पार्टी खत्म हो गई अभी। तो हमारे पास एक ही पर्याय बचा था कि आपके पास आए। तो आपके भारत जोड़ो में आया था मैं। दलित परिवार के साथ भोजन के बाद राहुल इस वीडियो के आखिर में संविधान की प्रस्तावना की कॉपी के साथ पूरे परिवार के साथ दिख रहे। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए राहुल ने लिखा, बहुजनों को हिस्सेदारी और अधिकार संविधान देता है और इस संविधान की रक्षा हम करेंगे। राहुल के इन शब्दों को बीजेपी ने 100% सियासत माना। पार्टी ने कहा कि खुद को ब्राह्मण बताने वाले आज दलितों के नाम पर नया दिखावा कर रहे हैं। वो जो तथाकथित दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण हैं, जिनके अब्बा हुजूर पारसी थे, दादा हुजूर कुछ और थे, उनको दलित प्रेम दिखाना पड़ता है, क्योंकि महाराष्ट्र के आराध्य पुरुष डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नेहरू जी ने अपमान किया। और अब बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा में किसका सियासी सिक्का चलेगा, यह बात कल तय हो जाएगी। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। उससे पहले सुबह 6 बजे से आपको एबीपी न्यूज पर इससे जुड़ा हर अपडेट देंगे। लेकिन हरियाणा में नतीजों से पहले कांग्रेस के खेमे में सीएम की कुर्सी पर दावेदारी तेज हो गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा रेस से पीछे हटने को तैयार नहीं है। यह बात दोनों ने इशारों में जाहिर कर दी है। इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है।
पीछे हटने की भी बात नहीं है और बहुत ज्यादा आगे दिखाने की भी बात नहीं। कुमारी सैलजा ने 3 बातें कही, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चर्चा है पीछे न हटने वाली बात की। और इतने भर से साफ हो चुका है कि हरियाणा कांग्रेस में सीएम पद को लेकर खींचतान अभी और बढ़ने वाली है। आपने पहले भी कहा था कि रिटायर नहीं हुए हैं, अपना टायर हुए हैं, इसीलिए ये सवाल पूछ रहे हैं। अभी भी आप रिटायर? अब भी यही कह रहा हूँ ना, मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। बोलो। कहा जाता है कि अगर इशारे को समझें तो राज को राज रहने दें, लेकिन हरियाणा कांग्रेस में कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयानों के ये इशारे साफ साफ बता रहे हैं कि यहाँ राज कुछ नहीं बचा। ये ना मैं इसके बारे में कुछ कह सकती हूँ ना कोई और कह सकता है। ये बात केवल हाई कमान की अनाउंसमेंट के बाद ही आपको पता चलेगा। हाई कमान का फैसला, जो हाई कमान का फैसला होता है, ये सबको मान्य होता है। मुख्यमंत्री का सवाल ये है कि विधायकों के मत जाने जाएंगे, हाईकमान फैसला करेगी, जिसको फैसला होगा सबको मान्य होगा। कुमारी सैलजा ज्यादा मुखर दिख रही। हर बात पर हाईकमान की दुहाई तो है, लेकिन साथ में इस बात का जिक्र भी गौर करने लायक है कि हाईकमान तक उन्होंने सारी बातें पहुंचा दी हैं। सारे पहलू हम बोल चुके हैं, मीडिया में सारी बातें आ चुकी हैं और इन सब चीज़ों से हमारा हाईकमान, उनको सब चीज़ों का मालूम है और सब बातें उन तक पहुंची हुई हैं। फैसला तो वहां से आना है। इस बीच दीपेंद्र हुड्डा का एक जवाब भी अटकलों का सबब बन गया है। उनसे पूछा गया था कि क्या आप नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? दीपेंद्र ने जवाब में इससे इनकार नहीं किया। केंद्रीय नेतृत्व अपने विवेक से जो अंतिम फैसला करे, वो सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी कांग्रेस का परिवार उस फैसले को आगे लेके बढ़ते हैं, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए। तो खैर, ये तो बात हरियाणा की हुई। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे भी कल आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले राज्य विधानसभा में 5 सदस्यों के मनोनयन के प्रस्ताव पर राजनीति 7वें आसमान पर पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार को 5 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार मिला है। उपराज्यपाल गृह मंत्रालय की सलाह के आधार पर इन सदस्यों को मनोनीत करेंगे। ये 5 सदस्य कश्मीरी विस्थापितों और पीओके के लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन्हें बाकी विधायकों की तरह बहुमत परीक्षण में वोट डालने का भी अधिकार होगा। कल नतीजे आने के बाद विधानसभा की पहली बैठक से पहले इन सदस्यों का मनोनयन होना है। अब इस पर राज्य की सियासत में आर पार की नौबत है। वो तो वाइसरॉय है दिल्ली का, करे तो करना चाहता है, मगर हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मैं एलजी से कहना चाहता हूँ, मंशा इनकी जो है मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करने की और माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में कन्वर्ट करने की, विच इज टोटली अनडेमोक्रेटिक, विच इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इट इज अ डिसग्रेस टू द मैंडेट। जो कानून के मुताबिक है वही प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी। कांग्रेस को क्यों तकलीफ हो रही है? इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ये मान गई है कि इन चुनावों में कांग्रेस की बुरी हार हुई है। और अब बिहार की बात करेंगे, जहां तेजस्वी यादव के पुराने बंगले को लेकर नया बवाल शुरू हो गया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कल ही बंगला खाली किया था। पटना के 5 देश रत्न मार्ग का यह बंगला अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आवंटित है। 10 तारीख को वो इसमें प्रवेश भी करने वाले हैं। इससे पहले बीजेपी ने तेजस्वी पर बड़ा आरोप लगा दिया। आरोप है कि तेजस्वी ने जब बंगला खाली किया तब से टोंटी, एयर कंडीशन, बेसिन, हाइड्रोलिक बेड का बेस और आरओ जैसी कई चीजें गायब हैं। इन आरोपों पर आरजेडी भड़क गई है। प्रशासन काम कर रहा है, सजा भी होगा। पिताजी तो चारा के मशहूर थे, तो ईंट के भी मशहूर बन गए। तो अखिलेश जी तो टोटी ले गए, ये टोटी साथ ईंटों ले गए। उन लोगों ने पुराना एसी लगा दिया, नया एसी खोल करके सोफा बदल लिया। ये कैसा राजनीति का संस्कार है? और वो सरकार की संपत्ति है। तेजस्वी यादव जी के फोबिया से ग्रसित हैं। इतना गिरा हुआ राजनीति बीजेपी ही कर सकती है। अगर बीजेपी को चाहिए कि तेजस्वी यादव जी ही उनके बंगले में एसी लगा दें और बेड पहुंचा दें तो वो कर देंगे। तो बिहार में भी टोटी पर राजनीति शुरू हो गई है। बहरहाल बात अब मालदीव की करते हैं। मालदीव की मोदी कसम की बात करें तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू
इस वक्त 5 दिन के भारत दौरे पर है, जहां आज उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान भारत ने मालदीव को बड़ी मदद देने का ऐलान किया। आपको मोइजू का भारत विरोधी रुख याद होगा। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बस पिछले साल की बात है जब वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। मुसीबत में फंसे मालदीव को भारत सबसे ज्यादा भरोसेमंद दोस्तों में एक लग रहा है। संकट के समय उसने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया तो मुसीबत दूर होते देर नहीं लगी। भारत मालदीव का सबसे करीबी और घनिष्ठ मित्र देश है। The ties between the Maldives and India are centuries old. सिर्फ हाथ नहीं मिले, दिल भी मिले। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। मझधार में फंसे अपने देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए मोइजू ने पीएम मोदी को बार बार शुक्रिया कहा। Prime Minister Modi, let me thank you once again for your commitment to strengthening the ties of friendship between the Maldives and India. ये वही मोइजू हैं जिनकी पार्टी पीपल्स नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया आउट का नारा देकर 2023 में मालदीव की सत्ता में आई थी। ये वही मोइजू हैं जिनके मंत्रियों ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। ये वही मोइजू हैं जिनकी छवि भारत विरोधी और चीन समर्थक नेता की रही है। लेकिन जब संकट का वक्त आया तो मोइजू को इस बात का एहसास हो गया कि कौन सच्चा दोस्त है, और हिंदुस्तान ने उन्हें निराश नहीं किया। दरअसल मालदीव इस वक्त जबरदस्त आर्थिक संकट में फंसा है। मालदीव पर $8 अरब से ज्यादा का कर्ज है। सितंबर के आंकड़ों के मुताबिक मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $400 मिलियन का रह गया था, जो खर्च के लिहाज से सिर्फ 1.5 महीने तक ही चलने लायक था। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने भी साफ कर रखा है कि मालदीव के डिफॉल्टर होने का खतरा बढ़ गया है। यही वजह है कि मोइजू को मदद मांगने के लिए हिंदुस्तान का रुख करना पड़ा और भारत ने लड़खड़ाते हुए मालदीव को संभालने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। इस वर्ष एसबीआई ने मालदीव के $100 मिलियन के ट्रेजरी बिल्स का रोल ओवर किया है। आज मालदीव की आवश्यकता अनुसार $400 मिलियन और 3,000 करोड़ रुपए का करेंसी स्वैप समझौता भी संपन्न हुआ है। I am thankful for the Indian government's decision to provide support in the form of 30 billion Indian rupees in addition to $400 million bilateral currency swap agreement, which will be instrumental in addressing the foreign exchange issues we are facing right now. बढ़ते आगे और अब बात ईडी के एक्शन की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी ने आज सियासत को गरमा दिया। अरोड़ा के साथ ही उनके दो सहयोगियों हेमंत सूद और चंद्रशेखर अग्रवाल के ठिकानों पर भी छापे पड़े। हरियाणा के गुरुग्राम से लेकर पंजाब के लुधियाना तक में ईडी का एक्शन हुआ। करीब 16-17 जगहों पर छापेमारी की खबर आई। ईडी सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई पीएमएलए के तहत की गई। आपके सांसद के खिलाफ ये मामला एक औद्योगिक प्लॉट को अवैध ढंग से अपनी कंपनी के नाम ट्रांसफर करने का है। ईडी के सेक्शन पर आम आदमी पार्टी भड़क उठी। दिल्ली की राजनीति में इससे माहौल गरमाया तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं। प्रधानमंत्री सिर्फ एक काम कर रहे हैं, ईडी का सीबीआई का इस्तेमाल करके उसको जेल में डालो और केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करो। संजीव अरोड़ा बहुत सारे चैरिटी के काम करते हैं, उनका गुनाह सिर्फ ये है कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। कि अगर ईडी कहीं किसी की जांच कर रही है तो जरूर कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जो आर्थिक अपराध में आता है। वो चेहरा देख करके काम नहीं करती। आखिर आम आदमी पार्टी के ही नेताओं का क्यों हो रहा है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।